L1 M1 N1 and N2 M2 N2 is the direction cosines of mutually perpendicular lines, so that the direction cosines of the line perpendicular to both of them. आपको एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, तब क्या करोगे? तो वो जो लाइन और डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ A1 A2 प्लस तो क्या हो जाएगा LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 इक्वल टू 0 और LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 इक्वल टू 0। एलिमेंट वाला लाइन वाले डायरेक्शन कोसाइन वाले L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दोनों के साथ परपेंडिकुलर, तो दोनों के साथ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होना पड़ेगा, राइट? तो फिर ये दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सिखाया था आपको, L जब लोगे तो L जब लेंगे तो क्या करेंगे, L का कोएफिशिएंट कमी देखते हैं, बाकी वो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1, फिर M जब लोगे तो गैप का माइनस है L1 N2 माइनस L2 N1, फिर N जब लेंगे तो N को हटाएंगे तो क्या बचेगा L1 M2 माइनस L2 N1, ठीक है? और वही प्रूव करना हम देखिए, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ देम आर M1 N2 माइनस, मतलब ये आप लोगों का इक्वल टू क्या होगा, जो का रेशियो सेम होगा ना, तो आप लोगों का L क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शन में आ गया M1 N2 माइनस M2 N1 के, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा L2 N1 माइनस M2 L1, तो वही दिया हुआ है, तीसरा वाला आप लोग का L1 M2 माइनस L2 N1। स्टार्टिंग की दो लाइन से यूजुअली परपेंडिकुलर दिए हुए L1 उसका कुछ काम, मतलब उसका आपको एक रिलेशन है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये भी है, बट उन्होंने पूछा ही नहीं इसका रिलेशन, उन्होंने पूछा है कि जो तीसरा लाइन है जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, मुझे रिलेशन का कोई काम नहीं है। इसको आप वेक्टर की तरह से भी ट्रीट कर सकते हो कि भाई आपको एक ऐसा, मतलब अगर आप L1 M1 N1 को देखकर अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो एक यूनिट वेक्टर हो गया ना, L1 I K प्लस M1 J K प्लस N1 K K, ये R1 K वेक्टर हो गया, फिर R2 K क्या दिया हुआ है L2 I K प्लस M2 J K प्लस N2 K K। डायरेक्शन कोसाइन का जो वेक्टर होता है वो आपको यूनिट वेक्टर देता है, क्यों? बिकॉज़ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से, राइट? अगर यूनिट वेक्टर है तो I कैप J कैप और K कैप का जो प्रोजेक्शन है वो आपका डायरेक्शन कोसाइन, और नॉर्मल वेक्टर है तो I कैप J कैप और K कैप के साथ का जो कोएफिशिएंट है प्रोजेक्शन है वो आपका डायरेक्शन रेशियो है, इतना याद रखना है। तो मुझे तीसरा वेक्टर है R3 जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर, तो क्या करते थे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो I कैप J कैप K कैप L1 M1 N1 L2 M2 N2, R एक वेक्टर है जो R1 के साथ भी परपेंडिकुलर है, R2 के साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो फिर हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर I कैप के साथ क्या आएगा पोजीशन M1 N2 माइनस M2 N1, J कैप के साथ क्या आएगा N1 N2 माइनस L1 N2, K कैप के साथ क्या आएगा L1 M2 माइनस M1 N2, वही पूछा गया। इसमें क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 80, उस 80 क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या दिया हुआ है, 80 क्वेश्चन आपको देखिए कि वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशन इज डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट, डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, दूसरे का L प्लस डेल्टा L है ना, L प्लस L में थोड़ा सा ऐड हुआ है डेल्टा L, M में बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड की गई है डेल्टा L, और N में छोटी सी वैल्यू ऐड किया डेल्टा L, ठीक है? और फिर बोलेंगे सो दैट द स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा बिटवीन दिस टू पोजीशन इज गिवन बाय, तो आपको इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना तो कौन सी फॉर्मूला, cos थीटा
इक्वल टू एल इंटू एल प्लस डेल्टा एल प्लस एम इंटू एम प्लस डेल्टा एल प्लस एन इंटू एम प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा वन और ये भी डायरेक्शन परसेंट डेल्टा बाई स्क्वायर का एडिशन वन ही हो जाने वाला है। ठीक है ना, नीचे फिर वो लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो आप लोगों का cos थीटा क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एल इंटू डेल्टा एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एम इंटू डेल्टा एम प्लस एन स्क्वायर एन इंटू डेल्टा एम। ये एंगल उन्होंने डेल्टा थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि एक ही लाइन की बात हो रही है ना, एक लाइन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब पहले उसको जैसी पोजीशन में सब उसका डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट था, वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। इसके बीच में एंगल जो दिया वो कितना दिया हुआ है, डेल्टा थीटा। तो पहले उसका डायरेक्शन कोसाइन था एलिमेंट, फिर जब वो डेल्टा थीटा पोजीशन चेंज करते तो उसके उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है, एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम एन प्लस डेल्टा एम। तो फिर आप लोगों की कंडीशन प्रूव करके देनी है, डेल्टा थीटा का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में अपने को ये पोजीशन मिली, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो चाहिए उसमें डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर और डेल्टा एन स्क्वायर चाहिए, जो यहाँ कहीं है ही नहीं। वो कैसे लाएंगे, हमें पता नहीं कि ये भी डायरेक्शन कोसाइन है तो इनका भी स्क्वायर का एडिशन होना चाहिए। तो एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर इक्वल टू 1। सोल्व करोगे तो फर्स्ट टर्म एल स्क्वायर इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर खुद ही 1 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एल डेल्टा एल प्लस ट्वाइस ऑफ एम डेल्टा एम प्लस ट्वाइस ऑफ एन डेल्टा एन प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A1 और A1 तो कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम और एन डेल्टा एन, तीनों में से क्या कॉमन, 2 कॉमन। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा cos डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को तो क्या रखोगे 1, बाकी क्या बचा एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन, वो किसके बराबर होगा, एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन माइनस ऑफ डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना, और 2 जो कॉमन निकाला होगा, राइट। ये जो माइनस वाला टर्म उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो प्लस, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 1 माइनस cos डेल्टा थीटा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब एंगल हाफ होता है तो 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2, है ना। व्हाट इज फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल हो तो उसको आधा कर देना। तो 1 माइनस cos डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, जो भी एंगल दिया उसका हाफ, तो डेल्टा थीटा बाय 2। ये ठीक है, ये 2 को सामने ले जाऊंगा तो 2 टू द 4, तो क्या हो गया डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। और ये जो डेल्टा थीटा बहुत टाइनी एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल होगा, और बहुत छोटा सा एंगल है तो आपके रिलेशन के हिसाब से, सेनविच थ्योरम के हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये आप सीरीज में यूज भी कर दो।
ज्योमेट्रिकल साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा थीटा ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसमें भी अपने डिवाइड बाई 2 पे तो और छोटा हो गया, तो फिर इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर जो प्रूव करता है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन यूज किया, वही डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का एडिशन 1 होता है इक्वल बिटवीन द टू लाइन। वो जो एंगल परपेंडिकुलर टू लाइन है उसमें डायरेक्शन रेशियो का यूज करना है, कोसाइन का यूज करना है, दोनों कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन यूज करोगे तो बस नीचे का मैग्नीट्यूड जो आता हुआ ना आएगा, वो दोनों यूज हो सकते अब दो वेक्टर के अंदर दोनों चीज होती है, बस आपको इतना याद रखना है, अगर आप यूनिट वेक्टर लेते हो तो आईकेएफ के साथ जो होता है वो आप लोगों का L1 L2 M2 होता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, इसमें वो यूनिट वेक्टर हो जाता होगा, और मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए दोनों यूनिट वेक्टर है R1 और R2, और फिर अगर मुझे इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, cos थीटा इक्वल टू R1 केफ डॉट R2 केफ डिवाइडेड बाय R1 केफ का मैग्नीट्यूड और R2 केफ का मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाना है, 1 हो जाना है, फिर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये डायरेक्शन कोसाइन यूज किया, और वही सेम चीज अगर आप लोगों का आप लोग केमिस्ट्री के क्लास में क्यों नहीं गए थे? आपको झूठ आदित्य दिलेन पेपर दर्शी दिया दीवा भव्य घरे कॉल कर ही दो सकते हैं बताना, तो मैम सर आते ही नहीं है तो फिर हम घर पे पढ़ लेते हैं ना, बाकी 11th का भी तो है ना, सर आते ही नहीं है क्लास में, कोई मॉड्यूल वो तो घर पे आपको भी हो जाए, वहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, 1-1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है ना, वहाँ पे वो अपने हिसाब से मॉड्यूल बनाते हैं, प्रैक्टिस करना बोलते हैं और उसमें वो अपने हिसाब से बताते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं। ये तो ना था शो करें ट्यूशन है सर आए थे आज के और नहीं तो किसने पढ़ाया, ईओटी करने बोला, वो तो घर पे भी होता है, और भी टेस्ट का भी फिर होता है, टेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं ना, टेस्ट के टॉपिक का हमारा से कभी बाकी है तो दिन का मेरे को मिल के जाना। हाँ ठीक है भाई, क्या भाई हाँ वो सही है आज नहीं है बोला क्या कब एक बार मेरे को ऐसे लगा कि ये भाई ऐसे करता है, आपके समझ ऐसा बोल दिया और ऐसे दौड़ते ऐसे बाहर दौड़ते गए था नहीं कैसे तो क्या यूट्यूब दौड़ के तो जैसे तो ये
आप लोग नीचे अगर ये यूनिट वेक्टर में दिया है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर नॉर्मल कोई वेक्टर होगा जैसे R1 वेक्टर है तो फिर वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता, फिर क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है ना। उसमें बस फर्क ये होता है, उसमें बस डिफरेंस ये होगा इन दोनों फॉर्मूला में कि अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना तो फॉर्मूला क्या होगा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय से दोनों का मैग्नीट्यूड भी होगा, तो यहाँ नहीं होगा यूनिट वेक्टर, बस इतने फर्क होगा। बाकी आप डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियो भी यूज कर सकते हो। ये क्लियर है इतना? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपका 3D हो गया और मतलब यही सब यूज करना है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन यूज करना है, वो है a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 या फिर a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। पहले वाली कंडीशन जो मैंने बोली वो कब यूज करोगे वाली जब पैरेलल होगा। ये वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3D। अब है नेक्स्ट जो पार्ट लाइन इन स्पेस। ठीक है, कोई भी लाइन को 3D में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसकी बात हो रही है। हमारे पास कोई एक वेक्टर R वेक्टर, सपोज आप लोगों का AB एक पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर को अभी मैंने AB वेक्टर को R वेक्टर नाम दे दिया है। ये जो R वेक्टर होगा उसके पैरेलल कोई ना कोई तो वेक्टर होगा हमारे पास होगा। अब एक काम करते हैं, इसको एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर को मैं A वेक्टर ले लेता हूँ और B एक मूवेबल पॉइंट ले लेता हूँ, बिकॉज़ इस लाइन पे बहुत सारे मूवेबल पॉइंट होंगे, तो इसको मैं AR ले लेता हूँ, जिसका पोजीशन वेक्टर को मैं R वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, और इस AR वेक्टर के पैरेलल कोई ना कोई तो वेक्टर होगा ही, हर वेक्टर के पैरेलल कोई तो वेक्टर एग्जिस्ट करते होगा। सपोज वो वेक्टर को मैं B वेक्टर नाम देता हूँ, तो फिर कंडीशन के हिसाब से हमें जो वेक्टर पता है उसके हिसाब से अगर AR एंड B वेक्टर अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों का बीच में डिफरेंस होगा, तो AR वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा K इंटू B वेक्टर के बराबर। AR वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर ऑफ R माइनस वेक्टर ऑफ A इक्वल टू K इंटू B वेक्टर, राइट। तो R वेक्टर क्या हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये B वेक्टर A वेक्टर प्लस ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इन स्पेस। ये लाइन का वेक्टर फॉर्म आ गया। इस वेक्टर फॉर्म में देख के आपको क्या पता चले, क्या क्या चीजें चाहिए होगी। जैसे 2D के अंदर मुझे लाइन का इक्वेशन बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट चाहिए। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, A वेक्टर मतलब क्या है आपका फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मुझे फिक्स पॉइंट चाहिए। और K इंटू B वेक्टर मतलब ये और ये पैरेलल थे, तो दोनों के बीच में किसका डिफरेंस था, कांस्टेंट था। अगर ये दोनों अगर वेक्टर अगर पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर मैं बोलूं कि A1 B1 C1 है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये B1 ये C1 है ना। अगर पैरेलल तो दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन रेशियो अगर A1 B1 C1 है तो इसका क्या हो जाएगा A1 A B1 और A C1, ये लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2D के अंदर कोई इक्वेशन बनाना है तो आपको पॉइंट और स्लोप चाहिए, 3D के अंदर अगर आपको लाइन की इक्वेशन बनाना है तो आपको पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या चाहिए होगा, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। मुझे अगर बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म व्हिच इज पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल विथ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। Find the line in vector form which is passing through 1, 2, 3 and parallel with 2i cap minus j cap plus 3k cap। तो मैं क्या लिखूंगा वेक्टर फॉर्म, R वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट है, इसको वेक्टर में लिखना तो क्या हो जाएगा i cap plus j cap plus 3k cap। किसके साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल है तो प्लस k 2i cap minus j cap plus 3k cap।
अब कोई पूछे कि ये जो वेक्टर आपने फाइंड किया उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, तो क्या करूंगा 2 - 1 और 3 2k माइनस के और 3k, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो कोई फिक्स तो होता नहीं, वो तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो 2k माइनस के और 3k, और कहाँ से पास हो रहा है, कौन से फिक्स पॉइंट से, 1 2 and 3। फाइन। अब इसी को हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ये फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं x1 y1 and z1। ये x y and z, तो यहाँ पर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 j कैप प्लस k इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर को ले लेते हैं अपने ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। और r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk। मूवेबल पॉइंट इससे मैंने उसका कोऑर्डिनेट क्या लिया है, x, y, z। अब अगर मैं दोनों तरफ i कैप j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट को इक्वेट करूं, इस तरफ i कैप का कोएफिशिएंट x सामने h1 प्लस k, j कैप को इक्वेट करोगे तो y इक्वल टू y1 प्लस bk, या kb k कैप को इक्वेट करोगे तो z इक्वल टू z1 प्लस kc। तीनों में एक चीज कॉमन है, के, तीनों में क्या चीज कॉमन है, तीनों के के को अगर इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, और तीनों किसके बराबर है, a के बराबर। तो ये जो मिला ना आपको, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। और जो हम लोग मोस्टली यही फॉर्म यूज करेंगे, बिकॉज हम लोगों का आपको और मुझे, आपको स्पेसिफिकली कार्टेशियन की ज्यादा आदत है वेक्टर से, तो आपके लिए ज्यादा इजी हमें तो ये पड़ेगा ये फॉर्म यूज करना। ठीक है, इस फॉर्म को है दोनों एक ही बात, बस लिखने का तरीका अलग, एक मैंने वेक्टर में लिखा और एक मैंने कार्टेशियन में लिखा है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म में x y और z तो क्या है, मूवेबल पॉइंट, तो आपके इक्वेशन y गई x y z, x1 y1 z1 क्या है, फिक्स पॉइंट, और ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। क्योंकि वैसे तो इसका डायरेक्शन रेशियो ABC, तो इसका डायरेक्शन रेशियो KB और यहाँ पर K, KB और KC, तो K का दिया समझ लो। तो क्या हो गया आपका सिमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई a। जब वापस क्या समझ में आता है कि 3D के अंदर अगर मुझे कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना हो तो सिर्फ दो चीजें चाहिए, क्या क्या, एक फिक्स पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। और डायरेक्शन रेशियो फिर मुझे कोई भी सेंस में दिया हो, जो ऑलरेडी हमेशा पैरेलल करके ही वो डायरेक्शन रेशियो देंगे, वो आपको डायरेक्शन रेशियो कैसे भी दे सकते हैं, बस आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाना चाहिए। कभी थोड़ी भी स्लोप जब देंगे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देके स्लोप देंगे, और स्लोप देने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट चाहिए है आपको स्लोप। वैसे यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा, राइट। आपको हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line which is passing through 1,4,7 and parallel with line which is passing through -1,3,4 and 2,4,5. Find equation of line which is passing through 1,4,7 and parallel with line which is passing through -1,3,4 and 2,4,5. मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड करने जो कहाँ से पास हो रहा है 1,4,7, तो मुझे अपने x1 y1 z1 तो मिल गया, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। अब मुझे वो ABC चाहिए, ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब जो लाइन हमें फाइंड करना है दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, और जिसके साथ वो पैरेलल है उसके ऊपर के 2 पॉइंट आपको दे दिए,
-1,3,4 एंड 2,4,5। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 3,1,1 और इसे ढूंढते डायरेक्शन रेशियो, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 4 - 1, 3 4 - 1 5 - 4 1। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? 3 1 1। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 3K हम एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका 3 1 1 है तो ये उसी के प्रोपोर्शन होगा, तो 3K और K हो जाएगा, फिर K कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो मिला आप लोगों को इस लाइन का कौन सा फॉर्म मिला? ये कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। पर आपको क्वेश्चन बोले कि नहीं आपको दोनों फॉर्म लिख दिया, तो ये कौन सा फॉर्म होगा? कार्टेशियन फॉर्म। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे? R वेक्टर इज इक्वल टू I कैप, यहाँ से पता चला ना, ये भी पॉइंट है, I कैप प्लस 4J प्लस 7K प्लस K इंटू 3I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। यहाँ से आपको क्या मिलता है? डायरेक्शन रेशियो है ना, तो 3I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना हो या यहाँ से यहाँ जाना हो, बहुत सिंपल सा, क्लियर? मुझे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन -1,2,3 से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर विद द लाइन 2x - 1/2 y + 1/3 z - 3/5। Find the equation of line which is passing through -1,2,3 and perpendicular with this line, and R vector is equal to 2I cap minus 5J cap plus 7K cap plus K into, इधर ना K लैम्डा को भी यूज कर सकते हो आप लोग, I cap plus 3J cap minus 9K cap। कैसे करोगे आपके हिसाब से? आपको पता है उसके हिसाब से आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये पॉइंट से पास हो रहा है मतलब क्या मिल गया आपको? तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सॉल्यूशन x plus 1/8 ये मेरा आंसर है। बस क्या ढूंढना पड़ेगा? ये जो लाइन है वो इसके साथ परपेंडिकुलर, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट करता हूँ 0 होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या लिया हमने? AB है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? 235 क्योंकि आपके स्टैंडर्ड वन के साथ कोई सेट नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या करोगे? 2 कॉमन लेंगे, और 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर x माइनस 1/2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 135। इसका डायरेक्शन रेशियो ABC, इसका डायरेक्शन रेशियो 135। प्रोडक्ट्स का सम 0, तो क्या मिला रिलेशन? A × 1 plus B × 3 C × 5 इक्वल टू 0। अब ये लाइन इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, तो वापस इनका डायरेक्शन रेशियो कितना? मतलब 1 3 -9 1 3 और -9, और इसका कितना है? AB। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3B प्लस 3B प्लस 9 सॉरी -9 इक्वल टू 0। अब दो रिलेशन आ गए ना, 2 रिलेशन आ गए और कितना नोन है? 3। तो क्या कैसे करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो जब A लोगे तो इसका कोई शर्त नहीं चेक करते हैं, एक ही नहीं लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 27 और माइनस 27 और ये -15, तो -27 -15 -42। फिर इसका टर्न B का, फिर के लिए -B, फिर डिवाइड बाय, इसको नहीं लेंगे क्या होगा? -9 -5 तो -14 और C अपॉन 3 -3 तो 0 इक्वल टू
कोई ना कोई इक्वल होगा, तो सपोज के, तो अब क्या हो गया, a इक्वल टू -42k, b इक्वल टू 14k, c इक्वल टू 0। अब ये जो एबीसी मिला उसको यहाँ रखूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा लाइन का, x + 1 अपॉन -42, y - 2 अपॉन 14 और z - 3 अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया होगा सबसे पहले। जीरो का किसी का डायरेक्शन रेशियो 0 आ रहा है, सबका मतलब चीज की डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, -42, -14 और 0, इसका मतलब निकालो। डायरेक्शन रेशियो को कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं होता। डायरेक्शन रेशियो का जन्म, हाँ, डायरेक्शन रेशियो का जन्म कहाँ से है, एंगल बी। डायरेक्शन रेशियो का जन्म कहाँ से हुआ, तो डायरेक्शन कोसाइन से हुआ। डायरेक्शन रेशियो नाम की कोई चीज ही नहीं थी, मेन तो कौन होता है, डायरेक्शन कोसाइन ही होता है, और उस डायरेक्शन कोसाइन के साथ सेम प्रोपोर्शनल जो नंबर था उसको हमने डायरेक्शन रेशियो बोल दिया, पर आया तो डायरेक्शन कोसाइन में थी। तो अगर डायरेक्शन रेशियो 0 है तो डायरेक्शन कोसाइन भी तो 0 होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एंगल विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट। उसका एंगल की कोस की वैल्यू, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। मेरा कोस गामा 0 आया, कोस गामा 0 आया, इसका कि गामा कितना होगा, 90, और गामा किसके साथ एंगल बनता है, z एक्सिस के साथ। तो जो लाइन होगा वो z एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो लाइन कहाँ लाई करता होगा, xy प्लेन पे। इसका मतलब ये हुआ, हाँ वैसे z कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट आपका डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से कोऑर्डिनेट वो क्योंकि xy प्लेन पे इसलिए 0 होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो हम क्या लिखेंगे, r वेक्टर इक्वल टू -ik + 2jk + bk प्लस ko -42ik इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ऐसा कुछ हो, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 3 - 9, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर डायरेक्शन रेशियो में से कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो 1 3 - 9। अच्छा 1 3 - 9 कैसे हुआ ये पूछ रहा, तो किस फॉर्म में आ जाओगा, लैम्डा बी वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल था तो डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये डायरेक्शन कोसाइन होता तो उसका स्क्वायर का एडिशन 1 वो हो भी सकता था, बट वो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। पर हाँ डायरेक्शन रेशियो में से अगर कोई पूछे ये देखे कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल के तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऑफ d स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये जो आपके सामने लिखा है ये दो फॉर्म मैंने आपको बताया, कौन कौन से फॉर्म हो गए, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों को जब इक्वेशन दे आपको पैरेलल वेक्टर्स देने की जगह पर आपको बोला जाए कि एक लाइन का वेक्टर फॉर्म के और इस लाइन के ऊपर दो फिक्स पॉइंट है, ए एक फिक्स पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी एक फिक्स पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, आर आपका मूवेबल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और उसके पैरेलल वेक्टर नहीं किया हुआ। तो फिर ए आर वेक्टर को क्या लिखोगे, ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर एक दूसरे को कोलिनियर है, तो पैरेलल वेक्टर के बीच में जैसे कांस्टेंट का डिफरेंस होता है वैसे कोलिनियर वेक्टर के बीच में भी, तो ए आर वेक्टर किसके बराबर, के इंटू ए बी वेक्टर। ए आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर प्लस ए इंटू बी माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, फिक्स पॉइंट, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, डायरेक्शन रेशियो मिला। बस डायरेक्शन रेशियो मिलने का तरीका लोग इसमें पैरेलल से मिल रहा था, इसमें दो फिक्स पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, पर वापस मिला तो फिक्स पॉइंट और
डायरेक्शन रेशियो। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो अगर ये पॉइंट अगर आपका x1, y1, z1 है, ये x2, y2, z2 है, ये आप लोगों का जनरल कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b माइनस यही तो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और दोनों में बात वही है, बस वही होगा कि डायरेक्शन रेशियो देने का तरीका बदल गया। ठीक है, इतना है समझ में। अच्छा, हम जब ये जो करते हैं इस वाला जो पर्टिकुलर होता है तो हम लोग जो लिखते हैं ये वाला, इसको फाइंड करने का और एक क्या तरीका क्या हो सकता है? काफी सारे बुक में जो मैं पढ़ता था, मैं आपको बेसिकली कार्टेशियन इसलिए बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ज्यादा इजी होता है, बट मोस्ट ऑफ बुक में नहीं दिया होता। मोस्ट ऑफ बुक में सब वेक्टर के टर्म्स में दिया होता है, क्योंकि ये तो वेक्टर का ही पार्ट है। तो ये चीज वेक्टर के टर्म्स में होगा तो कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट ही तो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब डिटरमिनेंट ही तो है। आप एक ऐसा वेक्टर ढूंढ रहे हो जो इन दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तब क्या करोगे? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। इन दोनों का क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट उनके डायरेक्शन रेशियो का 1, 3, 5, 1, 3, 9। अब आई कैप के साथ क्या आएगा? 27, सॉरी -9। क्या हो गया? -27 माइनस लिंक आ गया -42। जे कैप के साथ -9 -5 -14 पर जे कैप को आगे माइनस भी होगा तो माइनस +14 आ गया। जे कैप के साथ 3 -3। ठीक है, पर आपको लगता है नहीं सर, हमें तो ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। आदत से आप उससे करो, बात एक ही है, ऐसे करोगे ऐसे करोगे, एक ही बात। आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो दो के साथ परपेंडिकुलर है, तो कैसे मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट? क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सीधा इक्वेशन ही आ जाएगी। मतलब -42 आई का वेक्टर में इक्वेशन, मतलब -42 आई के 14 जे कैप और 0 जे कैप, तो वो आपका आई कैप जे कैप और जे कैप के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका डायरेक्ट रेशियो। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन के जहाँ पर आप लोगों को लाइन का इक्वेशन फाइंड करने को बोला होगा, बस आपको इतना ही करना है। उसके अंदर से कुछ भी करके फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, फिक्स पॉइंट तो दिए होगा, बस डायरेक्शन रेशियो ढूंढने का तरीका अलग अलग हो सकता है। फिर इसके अंदर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दो लाइन दे देंगे और आपको बोला होगा कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? दो लाइन दे देंगे और आपको चेक करोगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपको एग्जाम्पल लिखो। आपको दो लाइन दिया हुआ है, सपोज x + 1/2 y - 3/5 z - 4/7 एंड x - 3/1 y + 2/3 z - 1/5। फिर हमें चेक करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इंटरसेक्ट एक ही प्लेन पे लाई करने वाले दो लाइन, एक ही प्लेन पे अगर दो लाइन लाई करता हूँ तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल होगा। जैसे ये तो पैरेलल नहीं है, मुझे देख के पता चल रहा है। कैसे पता? डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। 2/1 इज नॉट इक्वल टू 5/1। जब रखा हो गया पैरेलल तो नहीं, अगर पैरेलल होता तो डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होता, राइट? तो आप ये नहीं बोल सकते पैरेलल नहीं तो कंफर्म है कि वो इंटरसेक्ट होता ही होगा, क्योंकि कोलिनियर भी नहीं होगा। हो सकता है कि डिफरेंट प्लेन पे लाई करता हो,
ठीक है, कॉलिनियर भी होता है तो भी डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन होता है। कोप्लेनर मतलब हो सकता है कि दोनों कोप्लेनर ना, ये अलग प्लेन पे लाई करता हो, ये अलग प्लेन पे लाई करता हो। ठीक है, अब वो कैसे पता करेंगे? तो जो मैं बता रहा हूँ तो जवाब बहुत अच्छे से बिल्कुल, जब भी पॉइंट की बात आएगी फिर वो लाइन इन स्पेस में या इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे प्लेन, उसमें कहीं पर भी पॉइंट के रिलेटेड बात आई तो आपको एक काम करना है, वो ये करना है कि तीनों के रेशियो सेम है तो किसी का तो इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा नहीं पता तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट हम लेते हैं। सपोज इसका रेशियो को मैं R1 ले लेता हूँ, इसके रेशियो को मैं R2 ले लेता हूँ। इसके रेशियो को अगर R1 लिया तो इस लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट मतलब इसको इक्वेट करूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2r - 1, इसको इसके साथ इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा 5r + 3, इसको इसके साथ इक्वेट करो तो क्या आएगा 7r + 4। ये जो है वो इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, ये पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट P यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर हो सकता है। हाँ, P जब अपनी पोजीशन चेंज करो तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा R चेंज हो जाएगा, जो चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं पैरामीटर। तो वो इस लाइन का क्या मिल गया पैरामेट्रिक पॉइंट। सेम किसका पैरामेट्रिक पॉइंट फाइंड करते हो, किसका पैरामेट्रिक पॉइंट R2 + 3 3r2 - 2 5r2 + 1, ये दूसरे लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। तो ये क्यू भी मूवेबल पॉइंट हो जाएगा, क्यू एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहेगा, जब जाएगा तो R2 चेंज हो जाएगा, R1 है, R1 लिया था। इसका पैरामीटर कौन है R1, इसका पैरामीटर कौन है R2। P मूवेबल पॉइंट है, घूमता रहेगा, Q भी मूवेबल पॉइंट है, घूमता रहेगा, बट अलग अलग लाइन पे। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे तो कभी ना कभी तो P घूमते घूमते यहाँ आएगा और कभी ना कभी Q भी उस जगह पर आएगा। तो अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर P = Q बनेगा। तो मैं पहले तो अज्यूम करके चलूंगा कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो ही रहे हैं। तो अगर ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो P और Q को इक्वल होना पड़ेगा, P और Q को इक्वल होना पड़ेगा तो उनके सारे कोऑर्डिनेट को इक्वल होना पड़ेगा। कितने अननोन है 3 या 2 ही है। कितना अननोन है 2, तो आपको कितने रिलेशन चाहिए 2। तो मैं एक बार x को इक्वेट कर लेता हूँ, 2r1 - 1 = R2 + 3, तो 2r1 - R2 = 4 और y को इक्वेट कर लेता हूँ, 5r1 + 3 = 3r2 - 2, तो 5r1 - 3r2 = -5। दो रिलेशन आ गए, इन दोनों से किसकी वैल्यू आ जाएगी R1 है R2 में। अब मैंने तो अज्यूम कर लिया था कि दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, इसलिए तो सेम ले रहा हूँ। मेरा असम्पशन सही कब होगा जब ये जो R1 R2 मिलेगा उसको कहाँ डालूंगा Z कोऑर्डिनेट में, और वो थर्ड कोऑर्डिनेट Z कोऑर्डिनेट में रखूंगा। यहाँ पर R1 रखो और यहाँ पर R2 रखो और दोनों सेम आ गए। तो दोनों का सेम आना जरूरी है अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो इस मतलब मेरा असम्पशन सही है, मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट। अगर मैच नहीं हुआ तो इंटरसेक्ट नहीं कर, पैरेलल होना जरूरी नहीं क्योंकि अलग अलग प्लेन होंगे। ठीक है, बट अगर वो सेम नहीं है तो क्या लिख के जाऊंगा दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं है। और अगर सेम आ गया तो इंटरसेक्ट हो रहा है कंफर्म हो जाएगा। और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा R1 पुट करो या R2 पुट करो, सेम ही आंसर आ जाए। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी ढूंढना अगर इंटरसेक्ट करो तो इससे इसी तरीका कोई भी नहीं। इनफैक्ट कभी भी आप लोगों को कोई पॉइंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फिर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना हो या फुट ढूंढना हो या इमेज ढूंढना हो, कुछ भी ढूंढना हो, आपको करने का क्या उसका पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेना। जैसे आपको लाइन दिया हुआ है 2x + 1/3 y - 4/5 5 - z/7, राइट। और आपको बोला जैसे ये लाइन जो है वो लाइन मिरर है, ये एक लाइन मिरर है और एक पॉइंट दिया हुआ है P of 2, 5, 6 और बोलते हैं इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट निकाल दे। इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट निकाल के दो। तो ये लाइन है जो मिरर है, जो एक मिरर है। यहाँ पर पॉइंट है 2, 5, 6, ठीक है।
मुझे इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट चाहिए। फुट किसको बोलते हैं? जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और जहाँ 90 डिग्री बनता होगा आपको ये पॉइंट चाहिए। तो वापस बात तो पॉइंट की आई, तो मैंने क्या बोला, पॉइंट की बात आएगी तो क्या करना है, इक्वल टू आर, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट ले ही लेना। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ। क्या होगा, डी आर -1 डिवाइड बाई 2 पाई आर प्लस 4 और यहाँ पर पाई -7R। 7R होगा, माइनस से दूसरा जगह तो प्लस जेड हो जाएगा। ये क्या मिला आपको, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो यू पॉइंट कैसा पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट। कैसा पॉइंट है, वो इस लाइन पे घूमता रहता होगा, वो फिक्स नहीं है। अगर ये पॉइंट अगर इस लाइन पे घूम रहा होगा तो कभी ना कभी घूमते यहाँ पहुंचेगा ना। और जब जैसे ही वो यहाँ पहुंचा तो ये लाइन और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने सुना परपेंडिकुलर है, तो जैसे 2D में परपेंडिकुलर सुनते ही मीन में भी याद आता है m1 m2 -1। अब आपको 3D में याद आना कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3/2 5 और -7। ये सब गलतियां मत करना। x के साथ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो 5 ऐसे रहेगा। यहाँ पर z माइनस कॉन्स्टेंट 5 माइनस z दिया हुआ है, तो माइनस कॉमन लेके पहले z -5 करवाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7। वो किसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ, अगर डायरेक्शन रेशियो हुआ इस लाइन का। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्यू के बराबर है, मतलब क्यू पॉइंट इसमें मूव कर रहा है ना, तो कभी ना कभी यहाँ पहुंचा होगा। तब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया तो क्या करूंगा, 2 पॉइंट आपको पता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3r - 1/2 -2 3r - 5/2 5r + 4 - 5 5r - 1 5 - 7r - 6 -1 - 7r माइनस किया तो 5 - 6 -1। इसका और इसका प्रोडक्ट का सम 0 होगा। क्यों, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 हो जाएगा। तो 3r - 5/2 × 3/2 प्लस 5r - 1 × 5 प्लस -1 - 7r × -7 को किसकी इक्वल होना है, 0। तो जब इसको सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, r मिला। r को यहाँ रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पर फुट कम पूछेंगे मैक्सिमम टाइम इमेज। ये अगर आपका लाइन मिरर है, इस पॉइंट का इस लाइन मिरर पे इमेज ढूंढते दो। तो 2D हो या 3D हो, इमेज कभी डायरेक्टली बनता ही नहीं है। सबसे पहले क्या ढूंढता जाता है, फुट मिल गया, इमेज तो मिल जाएगा ना। जिसका इमेज यहाँ कहीं होगा तो वो n है, तो n और p का मिड पॉइंट कौन होगा, m। तो m तो मिल चुका है मेरे को, ठीक है ना, m मिल चुका है। फिर इसको मैं अगर कुछ नाम दे दूं, कुछ भी UVW दे देता हूँ, तो फिर ये m पॉइंट क्या होगा आपका, देखा जाए तो u + 2/2 v + 5/2 एंड w + 6/2। और फिर जो m की वैल्यू आई होगी उसके साथ इक्वेट करूंगा तो UVW मिल जाएगा। वो प्लेन मिलेगा, 2D का लाइन और 3D का प्लेन सेम होता है, तो सब लगेगा। ये समझ आए। अच्छा, फिर आप लोग को ये भी हो सकता है 2, 5, 6 का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके दो। 2, 5, 6 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके दो। तो भी आपको क्या ढूंढना पड़ता होगा, फुट और दोनों के बीच में है ना, फुट ढूंढ के फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस।
पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछने की जगह पर उन्होंने पूछा हमें ऐसा पूछा है, इस लाइन का -1, -2, -3 से डिस्टेंस फाइंड करना है, बट अलोंग द डायरेक्शन या अलोंग द लाइन इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, बट अलोंग द लाइन पर लाइन की होती है। मतलब इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने को नहीं बोला, वरना मेंशन किया जाता है। इस क्वेश्चन का सेंस क्या बनता है कि भाई आपके पास एक लाइन है, ये वाला, इस लाइन का PO -1, -2, -3 से डिस्टेंस फाइंड करना है, बट नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन का मतलब क्या होगा, लाइन के डायरेक्शन। उस लाइन के डायरेक्शन में मतलब कि आपके पास ये लाइन है, ये वाली, तो इस लाइन से पैरेलल लाइन जो इस पॉइंट से पास होता होगा, अलोंग द लाइन हो गया, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा Q, ये फाइंड करना है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए हमें, Q चाहिए होगा। तो अलोंग द लाइन फाइंड करना है, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करके देना। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक स्टेप सोचो, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक स्टेप सोचो, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना तो किसकी जरूरत पड़ेगी, Q की। किसकी जरूरत पड़ेगी, Q की। Q मिलेगा तो फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करूंगा। Q एक पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पैरामेट्रिक पॉइंट की, राइट। वो पैरामेट्रिक पॉइंट जब फाइंड करोगे तो किसका पैरामेट्रिक पॉइंट, इस लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट। तो किसके साथ इक्वेट करूंगा इसको, R के साथ। इसको R के साथ इक्वेट करूंगा तो ये जो पॉइंट होगा Q, वो क्या मिल जाएगा, 4R + 3, 3R + 2, 2R + 7। वैसे एक Q पॉइंट इस लाइन में कहीं पर भी हो सकता है, तो कभी ना कभी यहाँ पर भी पहुंचेगा, और जब यहाँ पहुंचेगा तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कोई ना कोई R होगा जो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब वो कैसे ढूंढते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा, सेम तो नहीं होगा बट सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो सेम प्रोपोर्शन में होगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, 4R + 4, 3R और 2R + 10। और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2, 7 और 9। तो उनका इसका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होना चाहिए। तो 4R + 4/2 = 3R/7 = 2R + 10/9। फिर मैं तो ऐसे ही आपको समझाने कुछ भी दे रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपकी R की वैल्यू अलग लगाएंगे, वरना आप इसको इक्वेट करोगे, इसको इक्वेट करोगे, R की वैल्यू ये नहीं आती होगी, और वो जो R की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख दूंगा तो Q मिल जाएगा। तो फिर दोनों के बीच dP2 निकालो। आपका 15, 16, 17 जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला है, उस 3 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे इसमें। अब कोई भी बीच में से उठा के देख लो। और अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये एकदम से 15, 16, 17 नहीं कर पाओगे, कोई लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मैंने आपको बताया, बताऊंगा, बट उसको छोड़कर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, जितना पढ़ा अगर उसमें समझ आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 बताओ।
तो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, क्या होगा? 6 को कॉमन निकालना है 1/6 1/6 1/3 और 1/2 1/6 1/3 और 1/2 सही है, 1/6 1/3 और 1/2। फिर बोले कि इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखो, तो क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म r के r वेक्टर इक्वल टू 1/3 I care minus 1/3 j care minus k care 2 कॉमन लिया ना, हाँ मतलब सॉरी प्लस k care 2 कॉमन लिया प्लस k care इज इक्वल टू k टाइम्स 1/6 I care plus 1/3 j care plus 1/2 k care सही है। आपको सबसे पहले कौन सा फॉर्म दिया है? कार्टेशियन फॉर्म पर है। कार्टेशियन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म x y z के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, और इसमें है तो सबसे पहले वो कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। जब वो कोएफिशिएंट को हटाओगे तो क्या करोगे? फर्स्ट में से 6 कॉमन लोगे। फर्स्ट में से जब 6 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? x minus 1/6 1/3 upon 1/6 is equal to y plus 1/3 upon 1/3 और z minus 1 upon 1/2। पर ये 1/6 1/3 और 1/2 का एलसीएम कितना होगा? क्योंकि ऐसे फॉर्म में नहीं देने वाले आंसर, क्योंकि 1/6 1/3 और 1/2 सिंप्लीफाई भी तो होगा। एलसीएम 6 है तीनों का, 6 3 और 2 का। अगर 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। आप लोगों को 1/6 1/3 और 1/2 में आंसर नहीं दिया होगा, वो आपको सिंप्लीफाई करके देंगे। तो इसलिए 6 एलसीएम इसका तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तीनों जगह पर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, राइट। ये कौन सा फॉर्म है? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूं? 1/3 I cap minus 1/3 j cap plus k cap is equal to k times plus k times I cap plus j cap plus k plus c cap। सुपर वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला। Find the vector equation of a line passing through a point with position vectors 2i cap minus j cap plus k cap and parallel to the line joining the points minus I cap plus 4j cap plus k cap and I cap plus 2j cap plus 2k cap। लास्ट लाइन को माइनस करके डायरेक्शन निकालेगा वो पॉइंट मिल गया। फिक्स पॉइंट तो क्या मतलब इसका r वेक्टर इक्वल टू, पहले वेक्टर इक्वेशन लिखा था, r वेक्टर इक्वल टू y cap minus j cap plus k cap प्लस k टाइम्स y cap minus 2j cap plus k cap, क्योंकि जिसके साथ पैरेलल उसके ऊपर से 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ वाला, ये पहले फिफ्थ वाला। तो दो चीजों का मतलब वो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उस फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अगर मुझे वो लाइन का इक्वेशन अगर ऐसे दिया होता, देखो अगर वो इक्वेशन अगर ऐसे दिया होता, दिया नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे दिया होता x minus 2/2 इक्वल टू 2y minus 5 अपॉन -3 इक्वल टू z plus 1, और फिर मुझे पूछते कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? 2 minus 3/2 minus 3/2 और 1, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 minus 3/2 और 1, ये क्या मिला?
रेशियो डायरेक्शन रेशियो। फिर डायरेक्शन कोसाइन के लिए डिवाइड बाय इस सबको किससे डिवाइड कर लेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तीनों को डिवाइड करो, 2 अपॉन जो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो एल हो जाएगा, इसके नीचे और ये वाला एन। ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा चेंज किया, यहाँ पर कोमा दिया, पता नहीं क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो कोमा ही है और z इक्वल टू -1 दिया। अब इसका मतलब क्या निकालूंगा? इसका मतलब ये निकलेगा z इक्वल टू -1 है, तो z इक्वल टू -1 इसका मतलब क्या लग रहा है आपको? z इक्वल टू -1, z इक्वल टू 0 कब होगा? जब xy प्लेन पे होगा, बराबर है। जब xy प्लेन पे होगा तो z इक्वल टू 0। z इक्वल टू -1 की जो लाइन होगी वो xy प्लेन के साथ xy प्लेन के साथ xy प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे xy प्लेन के साथ तो पैरेलली होते हैं। आप लोग ऐसे कैसे? नहीं, मुझे बताओ पहले, मैंने जो पूछा उसका आंसर। xy प्लेन पे होने वाला हर वेक्टर या हर लाइन xy प्लेन के साथ तो पैरेलली होता है, वो कैसे बोल सकते हैं? किसके साथ? z एक्सिस एंगल 0 xy प्लेन पे जो भी होगा, xy प्लेन पे जो भी वेक्टर होगा या अगर xy प्लेन है तो उसके अंदर आप लोगों का लाइन के अंदर k कैप जैसा कुछ होगा ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? ai k प्लस bj k। इस xy प्लेन का नॉर्मल कौन? z एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? k कैप होगा ना। तो इस k कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आ रहा है? 0। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। तो अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर तो उसके अंदर होने वाला हर एक के साथ परपेंडिकुलर, सभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये xy प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर, उसके अंदर होने वाले हर वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर, इसीलिए ये और xy प्लेन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, राइट। तो फिर अब वापस आ जाओ, z इक्वल टू -1 का मतलब वापस z इक्वल टू 0 लाइन के पैरेलल है xy प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। z के साथ परपेंडिकुलर है। z इक्वल टू -1 की लाइन, अच्छा z इक्वल टू 0 पे चले जाओ, z इक्वल टू -1 भूल जाओ। z इक्वल टू 0 मतलब क्या है? xy प्लेन को क्या बोलते हैं आप? z इक्वल टू 0। तो जो xy प्लेन है z इक्वल टू 0 वो x एक्सिस के साथ कितना डिग्री? x एक्सिस के साथ 0। xy प्लेन खुद के साथ कितना डिग्री बनाएगा? 0। y एक्सिस के साथ 0। z एक्सिस के साथ 90। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन x एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाया तो क्या होगा? 1। y एक्सिस के साथ भी 0 डिग्री बनाएगा तो क्या होगा? 1। z एक्सिस के साथ 90। तो cos 90 तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन कोसाइन 1 1 और 0। आप यहाँ पर z वाला वो कोऑर्डिनेट लिख लो, तो 1 1 और 0 था, तो फिर जिसका डायरेक्शन कोसाइन 0 है उसका डायरेक्शन रेशियो भी 0 ही होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो भी 0। इसका मतलब ये निकलेगा x - 2/2 इक्वल टू 2y - 5/-3 इक्वल टू z + 1/0। समझ आया? ठीक है। तो इसमें वो जो दिया हुआ है अलग से z इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो फिर डिवाइड बाय 1 मत कर देना, वो z + 1/, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर अब इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? 2 - 3/2 और 0। ये डायरेक्शन रेशियो है, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएगा, डिवाइड बाय रूट ऑफ a² + b² + c²। डायरेक्शन कोसाइन 0 है। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन भी 0 है और डायरेक्शन रेशियो भी इसलिए 0 है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जो डायरेक्शन कोसाइन के सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर ये 0 है तो डायरेक्शन रेशियो 0 × k है, तो 0 × k।
7th question. Prove that the lines are perpendicular if A dash plus BC dash plus 1 equal to 0. तो पहले उस लाइन को लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी वो दिया ही नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करेंगे? x इक्वल टू ay प्लस बी, सब में कॉमन चीज ढूंढो। क्या कॉमन है? y। तो पहले का y किसके बराबर है? माइनस बी बाई ए। दूसरे का y ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है? b, 0, d से, और जिसका डायरेक्शन है जो a, 1 और c है। दूसरे में कॉमन क्या है? y। तो क्या होगा? x माइनस b अपॉन a इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस b अपॉन c। और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 पर क्या हो जाएगा? a डैश प्लस 1 into 1 is 1 plus c डैश इक्वल टू 0। फिर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिया, फिर पूछता है कि एंगल फाइंड करके दो। तो कौन सी फॉर्मूला? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बाकी सब में या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, जो मैंने बताया था आप लोगों को पिरामिड पॉइंट लेके, या तो फिर फुट ढूंढना है या इमेज ढूंढना है। सब में वही है। तो बीच में सिर्फ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर वही बता देता हूँ, आप लोगों को ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने उसके पहले, मतलब डिराइव करके तो उसके पहले क्यू लाइन, ये आप लोग को वर्ड पूछ सकते हैं, कभी आ सकते हैं यूज में। क्यू लाइन का मतलब है कि ऐसे कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे के साथ ना तो पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्ट। ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे के साथ ना तो नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही पॉसिबिलिटी जब ये दोनों डिफरेंट प्लेन पे लाइन है, तो बेसिकली इस तरह की क्यू लाइन वो लाइन होते हैं जो नॉन कोप्लेनर है। नेट पर उसको ऐसे लिखते नहीं नॉन कोप्लेनर, उसको लिखते हैं कि ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं हो और इंटरसेक्ट भी ना हो। सभी पॉसिबिलिटी जब डिफरेंट प्लेन पे लाई करता हूं, और हमें उन दोनों के बीच में, हमें इन दोनों के बीच में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये प्लेन है, इस प्लेन पे एक लाइन लाई करता होगा, दूसरे प्लेन पे एक लाइन लाई करता होगा। तो मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे आपको डेरिवेशन पूरा तो पूछा नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा? इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा, इस प्लेन का भी एक नॉर्मल होगा। दोनों नॉर्मल का आपको फाइंड क्या करना है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करता है। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस मिल सकता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल सकता है, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो जो नॉर्मल होगा उस पे इस लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड करिए। प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसे एक वेक्टर है, इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन का क्या होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, क्या करते हो? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हो तो आपको कौन सा डिस्टेंस देता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है। इसीलिए इसमें भी वही प्रोसीजर अप्लाई किया होगा कि नॉर्मल का प्रोजेक्शन फाइंड किया होगा, राइट। तो उसी से आपको क्या मिला होगा? अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए, मतलब इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना। ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, बी का प्रोजेक्शन ए पे होगा तो बी डॉट ए अपॉन मॉड ए, करेक्ट। यहाँ पर अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म लेता हूँ, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। A1 फिक्स पॉइंट, ये उसका डायरेक्शन है। इसका R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ठीक है, राइट। और फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? इसका फिक्स पॉइंट कौन है?
A1 वेक्टर, इसका फिक्स पॉइंट कौन है A वेक्टर, तो दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक वेक्टर बनेगा A2 माइनस A1, उसका प्रोजेक्शन किस पे, उनके नॉर्मल पे, उनके नॉर्मल पे। एक ऐसा लाइन चाहिए तो इनके साथ भी, क्योंकि आपको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, देखो कि ये जो लाइन है वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो कोई भी एक लाइन जो दो अलग अलग लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना पड़ता है, जब भी आपको कोई पूछ सकता होगा ना, तो एक वेक्टर जो दो अलग अलग वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, और B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो उससे जो वेक्टर आएगा उस पे मुझे प्रोजेक्शन चाहिए दोनों का फिक्स पॉइंट का। तो P वेक्टर मतलब P पर्टिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, किसके प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा हूँ मैं, B1 क्रॉस B2, ये इस लाइन पे, तो डिवाइड बाय मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये वेक्टर के टर्म में आपकी फॉर्मूला हो गई दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, कैसे फाइंड किया, वही प्रोजेक्शन, जिसका प्रोजेक्शन दोनों के फिक्स पॉइंट का वेक्टर का उसके नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर, दो लाइन के दो के साथ परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वही किया। और इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन में लिखे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये क्या है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाता है, डिटर्मिनेंट, जिसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो पहला रो 3/3 का बनेगा, पहला रो ये फिक्स पॉइंट, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, मतलब इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1, और इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूँ x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। तो पहला रो मतलब ये a2 माइनस a1 क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसका 6 x1 y1 z1 है, इसका x2 y2 z2। और यहाँ पर B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, B1 मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो जो क्या है A1 B1 C1, और B2 मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो वो कितना है A2 B2 C2, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये बॉक्स प्रोडक्ट यूज किया मैंने। डिवाइड बाय B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 जब करोगे तो फर्स्ट रो क्या आया होगा, भाई किसी का क्रॉस प्रोडक्ट का पहला रो क्या होता है, I के क्या हो गया है ना, किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट रो क्या होता है I, और दूसरा रो क्या होगा A1 B1 B1, तीसरा रो क्या होगा A2 B2, तो I के साथ क्या आएगा, और आप उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हो, तो रूट ऑफ B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर जेके के साथ क्या आएगा A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, के के साथ माइनस है तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, के साथ A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका सेम चीज ये वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, ये मैंने कार्टेशियन, ये भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, ये भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपको ये दोनों अलग अलग प्लेन पे लाई करते हैं, और अलग अलग प्लेन पे लाई करकर उसका आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे एक ऐसा लाइन चाहिए जो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, तो मुझे वो लाइन मिल जाएगा जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है ना। आपको A वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद B1 वेक्टर, A वेक्टर इज अगेन परपेंडिकुलर विद B2 वेक्टर, तो आपको A वेक्टर ढूंढना तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा वो एक ऐसा लाइन मिलेगा जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है,
उसमें मैंने प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया। किसका प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया? एक वेक्टर का। कौन से वेक्टर का? इसका फिक्स पॉइंट और इसका, क्योंकि आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस तो दोनों प्लेन के बीच में चाहिए, राइट? तो दोनों का फिक्स पॉइंट क्या था? A1 और A2। क्योंकि आपके पास इस प्लेन में एक ही चीज पता है, इसका फिक्स पॉइंट पता है और मुझे कुछ पता ही नहीं है, और इसका भी फिक्स पॉइंट ही पता है, राइट? तो उससे जो वेक्टर बनाऊंगा, तो कैसे वेक्टर बनाऊंगा? A2 माइनस A1। सपोज A2 माइनस A1 वेक्टर ये है और यहाँ पर वो B1 प्लस B2 वेक्टर है, तो मैंने इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरा उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। अब पर्टिकुलर प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? इसका अगर इसमें प्रोजेक्शन निकालना होगा तो A2 माइनस A1 है, ये B1 प्लस B2 है, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 प्लस B2 डिवाइड बाय जिसके प्रोजेक्शन फाइंड करते हो उसका मैग्नीट्यूड। तो वो जो नीचे वाला डिटरमिनेंट है उसमें फर्स्ट तो x2 माइनस x1 वाले कैसे है? A2 माइनस इसका जब बॉक्स प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट रो क्या होगा उस डिटरमिनेंट का? A2 माइनस A1। A B C का बॉक्स प्रोडक्ट करते हो तो डिटरमिनेंट होता है, तो पहला रो कौन होता है? A। तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट किसका? A2 माइनस A1 B1 और B2 का, तो पहला रो कौन होगा? A2 माइनस 1। दूसरा रो कौन होगा? B1। तीसरा रो कौन होगा? B2। A2 माइनस 1 मतलब दोनों के फिक्स पॉइंट के बीच का सब्ट्रैक्शन हुआ है। ये B1 मतलब फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो और B2 मतलब दूसरे लाइन का डायरेक्शन। तो इस पे बोर्ड में 4-5 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नहीं करना चाहिए, फॉर्मूला लगा नहीं आंसर आ जाता है। और इनफैक्ट एंट्रेंस में भी जेडब्ल्यू में भी काफी बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि हर बार कार्टेशियन फॉर्म देंगे या वेक्टर फॉर्म देंगे, आप कोई भी एक ध्यान में रखें, इनफैक्ट दोनों ध्यान में रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे अब मुझे 15 क्वेश्चन करना है, तो 15 क्वेश्चन करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन द लाइन। जिसको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? ये फर्स्ट लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, x माइनस 4 by 1 इक्वल टू y plus 1 by 2 y plus 1 by 2 इक्वल टू z by minus 3। ये फर्स्ट लाइन हुआ। दूसरा लाइन का डायरेक्शन, दूसरा लाइन का कार्टेशियन x minus 1 by 2 y plus 1 by 4 z minus 2 by minus। अब इन दोनों के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस वक्त मुझे बताओ x2 x1 कौन? x1 y1 z1 क्या है? -4 -1 x1 y1 z1। x2 y2 z2 क्या है? -1 2। a1 b1 c1 क्या है? -3। और a2 b2 c2 क्या है? आप लोगों को 15, 16, 17 तीनों में शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है। या तो आपको वेक्टर फॉर्म देंगे या तो आपको कार्टेशियन फॉर्म। इसमें सिर्फ आप एक क्वेश्चन अभी तक नहीं कर पाओगे, वो है क्वेश्चन नंबर 21, बिकॉज उसमें प्लेन की बात आ गई। प्लेन वाला बाकी मेरे सबसे सारे कर लोगे, फिर भी एक बार मुझे 20 वाला बता दो। 20 the position vector of 2 points given, right? Find the vector equation of the plane passing through B and perpendicular to the vector AB। तो A क्रॉस B करेंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा और बाद में B फिक्स पॉइंट है। AB के साथ परपेंडिकुलर है। तो B अब अच्छे से पढ़ो। सर AB के साथ परपेंडिकुलर है तो B माइनस A का उसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। Find the vector equation of the plane passing through B
तो बी का तो दिए हुआ है, तो मतलब फिक्स पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, क्या है 1 -2 एंड -4 फिक्स पॉइंट है, क्या नहीं है डायरेक्ट रेशियो की वजह से कि जो वेक्टर हमें जो लाइन हमें फाइंड करना है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, AB के साथ। तो AB के साथ परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अच्छा ये भी नहीं कर पाओगे आप लोग, बिकॉज इसके अंदर भी आपको प्लेन का इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब प्लेन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अच्छा पूछा भी वही है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वही लिखा भी वही है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना। तीसरी इंफॉर्मेशन से आप अगर AB का वेक्टर है तो आप A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 कर लोगे, बट एक ही रिलेशन आएगा ना, मिनिमम 2 रिलेशन चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये लाइन का नहीं है, प्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ देना, 2021 छोड़ दो, दोनों प्लेन का है, ये नेक्स्ट असाइनमेंट में होना चाहिए, तो गलती है, ठीक है। बाकी का आप आराम से कर लोगे, बहुत छोटे कंसेप्ट तो ज्यादा है ही नहीं इसके अंदर। तो जितना ध्यान में रखना है कि लाइन इन स्पेस का कोई भी क्वेश्चन करना होता है आपको सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो देने का तरीका कुछ भी हो सकता है। और दूसरा क्या पूछ सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट, तो उसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेना है, दो लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट ले लूंगा, पहले से अज्यूम करके चलूंगा कि दोनों इंटरसेक्ट को इक्वेट कर लूंगा, y को इक्वेट करूंगा, R1 R2 जेड वाले कोऑर्डिनेट का प्लॉट करके चलूंगा, सेम आ जाता है तो इंटरसेक्ट हो रहा है, और वही R1 या R2 को रख लोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। फुट जब फाइंड करना होगा तो वापस पैरामेट्रिक पॉइंट लूंगा और फिर इसका एक कंसेप्ट यूज करूंगा वो R ढूंढने के लिए। फुट का वाला जो लाइन होगा वो ओरिजिनल लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा ना, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 जो पैरामीटर R मिल जाएगा, और इमेज फाइंड करना होगा फुट उसका और फिर ये सोर्सेस